जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी 0.78 है। फर्स्ट दक्षिण कोरिया, सेकंड उत्तर कोरिया, चाइना या यूक्रेन। तो जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। और यहाँ पे ये बताया जाता है सॉरी कि 2021 में इसकी जो दर थी वो 0.81 थी, ठीक है ना, जो कि अब जो घट के रह गई है वो 2022 में जो इसका निकला 0.78 रहा है। और यहाँ पे जो बताया जाता है कि जो जनसंख्या है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे वो सेम रखने के लिए मतलब कि इंक्रीज हो जाए उसके लिए कम से कम वहाँ पे 2.1 का प्रजनन दर आवश्यकता है। वहाँ पे इतनी रेट रहे तभी वहाँ पे ये नॉर्मल रहेगी सर। और 2020 में वहाँ पे ये बताया जाता है कि 2020 में कि वहाँ पे जो लोगों की डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, वो प्रजनन दर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंक्रीज रहे उसके लिए वहाँ पे वो स्कीम चला रही है, क्योंकि ये वहाँ का एक बहुत मेन मुद्दा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि हाल ही खबरों में रही INS सिंधु केसरी क्या है। ये पानी का जहाज है, लड़ाकू हवाई विमान है, या पनडुब्बी है, या टैंक है, क्या है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन पनडुब्बी, ठीक है। और ये जो पनडुब्बी है ये क्या ना कि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उससे भी चलती है और प्लस डीजल, ठीक है, डीजल दोनों से चलती है। और इसमें ये बताया जाता है कि 3000 टन की, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर कैट यानी पॉलिसी लॉन्च की है। रसिया ने, अमेरिका ने, चाइना या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन अमेरिका। और अमेरिका ने, अभी ये यहाँ पे बाइडन है, ठीक है, और इससे पहले ट्रंप थे। तो ये जो कमर्शियल आर्म ट्रांसफर जो पॉलिसी है ये क्या कहती है कि जो मतलब जो भी कंपनियां मतलब आर्म बना रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि पहले सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही थी वो आर्म्स डीलर को दी जा रही, जो प्रोडक्ट मतलब जो हथियार वगैरह बनाती थी। और लोगों को वहाँ पे इजी अवेलेबल ये हथियार वगैरह मिल जाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी मतलब ऐसी दुर्घटनाएं हुई, कभी स्कूल में फायरिंग कर देने बच्चे या कहीं पे बहुत इजी बेसिस पे वहाँ पे हथियार मिल जाते थे। बट अभी जब ये ट्रम्प सरकार की स्कीम थी, लेकिन अभी जब बाइडन वहाँ पे आए जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने फिर इसको लॉन्च किया। अब वहाँ पे इस चीज़ पे सख्ती बरती जाएगी और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कि जिससे आने वाले टाइम में वहाँ पे जो लाइसेंस वगैरह को उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, जिससे कि ये हथियार इजी लेवल पर ना मिल सकें। और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, ठीक है, लोगों में हिंसात्मक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। फर्स्ट चाइना, सेकंड नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन श्रीलंका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है IAF इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। फर्स्ट मेगालिंक, उपलिंक, बायोलिंक या सैंडलिंक। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बायोलिंक। बायोलिंक नाम से किया है। ये क्या है, एक तरह का जैमर है जो कि जो इंडियन एयर फोर्स है IAF, इसने खुद अपना स्वदेशी बनाया हुआ। और इसकी ये खासियत, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। और इसकी जो अभी घोषणा की गई है, मतलब इसके बारे में जो बताया गया है अभी, एरो इंडिया जो 2023 अभी चल रहा था अभी बेंगलोर में, तो वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया हुआ है। और ये जो अपना जैमर, ये जो डाटा लिंक संचार, इसकी हेल्प से क्या रहेगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि ख़राब मौसम हो जाता है, तो जैसे एक यहाँ पे अपना स्टेशन है, एक यहाँ पे स्टेशन है, मौसम ख़राब हो गया तो सिग्नल नहीं मिल रहा है या कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, तो उसमें ये वाली जो लिंक होगी, ये स्वदेश ये लॉन्च किया है इन्होंने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है कि जो जैमर प्रूफ है, जो बायोलिंक डाटा है, ये जो अपना IRNS
RNS, इसको बोला भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो रहता है, इंडियन एरिया नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसको ये प्लेटफॉर्म यूज करता है। यहाँ पे जैमर प्रूफ की तरह काम करता है, इसको यहाँ पे नाविक भी बोला जाता है इस प्रोसेस। और जैसे कहीं कमज़ोर सिग्नल है या कुछ है तो उसको मॉड्यूलेट करके उसकी पावर उसको मॉड्यूलेट करके एम्पलीफाई करके उसको हाई पावर के साथ सेंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका सिग्नल रिसीव हो जाता है और कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध की स्थिति होती है या कहीं मतलब कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पे जैसे मान लो अपना ये इंडिया का है और इधर ये पाकिस्तान है, ये इधर चाइना है या कुछ, तो अपने जैसे एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहे हैं, इस जगह पे उड़ रहे हैं, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, ईजी वे में अपना पता चल जाएगा कि अपना जो एयरक्राफ्ट है या जो कुछ हेलीकॉप्टर है या फिर जो भी अपना लघु विमान वो किस लोकेशन पे इस ये स्वदेशी जो इसको लॉन्च करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा कि जैसे कई कई बार क्या होता है कि जैसे ये एयर स्टेशन इधर से फ्लाइट उड़ रही है, इधर से फ्लाइट उड़ रही है, हम तो कभी कभी क्या रहता था कि वीक सिग्नल की वजह से या उसकी एक्यूरेसी की वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश कर जाते थे। लेकिन अब इस जो स्वदेशी डेटा लिंक ये जो लॉन्च किया है, इसकी वजह से ये हेल्प रहेगी, उसको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पर, जिसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेशी डॉक की गई, यानी वहां पे अभी गई है? जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम या बांग्लादेश? का जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इंडोनेशिया। और अभी इंडोनेशिया और चाइना का काफ़ी इंडोनेशिया का और चाइना का, इन दोनों का काफ़ी फाइट चल रहा है आपस में। और किसको लेके चल रहा है? साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना जो समुद्री है, दक्षिणी चीन सागर है, उसमें इन दोनों देश का एक दूसरे को अपना ये कहते हैं एक क्षेत्र को लेकर, जो एरिया को लेकर कि ये मेरा है, ये मेरा, इस तरह से इन लोगों की फाइट चल रही है। और यहाँ पे क्या है ना कि जो इंडोनेशिया के साथ अपने यहाँ के जो भी जितने भी पनडुब्बी हैं या फिर अपने जो भी जो जल युद्ध पोत होते हैं, वो ज़्यादातर जो भी जो एशियन कंट्री जो अपनी है, जो इंडोनेशिया है या और भी हैं जो भी एशियन देश है, तो वहाँ का ये वहाँ पे जाते हैं, उनका दौरा करते हैं। और अभी अपनी जो ये आईएनएस सिंधु केसरी, इसकी बड़ी डिमांड मांगी गई है वहाँ पे। और चाइना भी बड़ा इस समय गुस्से में नाराज़ है कि आप सब लोग क्यों दे रहे हो, किस तरह से, ठीक है। चाइना की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि ये इंडिया की ये पनडुब्बी इस वजह से, क्योंकि हम लोग को दूसरे लोगों को बेचने की भी बात चल रही है और काफ़ी लोगों की डिमांड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप हाल ही में लॉन्च करने जा रहा है? फर्स्ट दिल्ली मेट्रो, सेकंड लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या बेंगलुरु मेट्रो? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड केरल, थर्ड उड़ीसा या फोर्थ मणिपुर? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु। और ये क्या जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है। और ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, ये चेंगलपट्टू जिला है, ठीक है, वहाँ का पट्टीपुलम गांव है। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी है, तो राइटिंग कैसा है? पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया है, याद रखना है। तमिलनाडु का चेंगलपट्टू जिला है, चेंगलपट्टू जिले में आपका पट्टीपुलम गांव है, तो वहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन जो लॉन्च करवाया है वो है मार्टिन फाउंडेशन। अगर आपसे नाम पूछा जा सकता है तो मार्टिन फाउंडेशन।
और ये इसके जो रहे, इसमें ये मार्टी फाउंडेशन है, इसके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे जिसको बोला जाता है, और इसके साथ ही जो स्पेस जोन इंडिया है, स्पेस जोन इंडिया, इन दोनों के प्लस जॉइंट टुगेदर के साथ ये लॉन्च किया गया है, तो व्हीकल लॉन्च व्हीकल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? 80%, 60%, 70% या 50%? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने पहली बार किस देश ने छठी बार यानी 6वां टाइम महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड भारत, थर्ड पाकिस्तान या फोर्थ साउथ अफ्रीका? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछा सकता है एक नंबर में तो साउथ अफ्रीका को हराया। कितने रन से उन्होंने हराया है? 19 रन से। ठीक है, और ये कितनी टाइम कौन सी बार जीता है? 6वीं टाइम। ठीक है, अगर आपसे पूछा सकता है 6वीं टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आयुष मंत्रालय ने पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड गोवा, थर्ड असम या फोर्थ केरल? इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? फर्स्ट केन्या, सेकंड अमेरिका, थर्ड भारत या फोर्थ रसिया? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन केन्या। केन्या ने ये लॉन्च किया और इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं जो कि कार्बन ज़्यादातर उत्सर्जन करती है, तो जो भी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उसकी वजह से जो कार्बन रेट है वो बढ़ रही है, तो उनके ऊपर एक कंजक्शन चार्ज लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? कंजक्शन चार्ज। इस जो अपना ये पॉलिसी इसके, और इनका कहना है इसकी वजह से क्या रहेगा, कंजक्शन चार्ज लगेगा तो जो कंपनियां हैं वो जो कार्बन उत्सर्जन रेट है उसको कम करने की कोशिश करेंगी, इससे उन पर टैक्स कम लगे। ठीक है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा सा क्लियर रहे अपना। ठीक है, और वहाँ पे जितनी भी, और इनके साथ साथ क्या है कि जब ये रहेंगे आने वाले टाइम में ये वहाँ की जो ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक पे भी ये टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य को फाउंडेशन लिटरेसिटी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष यानी प्रथम प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है, या प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, या फर्स्ट प्राइज मिला है? तो ये फर्स्ट गोवा, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पश्चिम बंगाल या फोर्थ केरल? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल। और ये किसने दिया है? जो इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस ने जो फाउंडेशन होता है, ठीक है ना, उसने ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 बनाया है। और ये सेकंड यानी कौन सा संस्करण, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण जारी किया है, तो ये सेकंड नंबर का है। एक बार पहले और हो गया, अब ये दूसरे नंबर का। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये जो इंडेक्स है इसमें किस तरह वर्क करता है? तो जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर पूछा जाए 10 साल तक के उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो उसमें जो साक्षरता दर क्या है, आपसे पूछा है साक्षरता दर उसकी क्या है 10 साल तक के बच्चों की। उसके साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट लिए आते हैं, जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचा एक, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। दूसरा, आपकी शिक्षा, जो बच्चे हैं उनके पास तक एजुकेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंची जा रही है। तीसरा पॉइंट रहता है कि जो उनका बच्चों का हेल्थ है वो कैसी है। ठीक है, ऐसे 4-5 पॉइंट इनके किए जाते हैं। उसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस होते हैं वो इसको इंडेक्स को बनाते हैं। उसके बेस पे ये राज्य जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिया की, उनको वो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसमें जो इस बार रहा है पश्चिम बंगाल आपका फर्स्ट नंबर पर रहा है। और सबसे लास्ट की बात की जाए कि फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे से फर्स्ट कौन रहा है? तो नीचे से फर्स्ट जो रहा है उत्तर प्रदेश रहा है। ये नीचे से फर्स्ट रहा है
और ये पश्चिम बंगाल ऊपर से, यानी नंबर 1 पे ये और नंबर लास्ट सबसे लास्ट में यूपी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि फेंटानिल और पशु ट्रैंक्विलाइजर का मिश्रण जिसे जाइलाजीन कहा जाता है, इसे टांग डोप के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में चिंता पैदा कर रहा है? फर्स्ट चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन या फोर्थ फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन अमेरिका। और ये है क्या, ये एक पशु ट्रैंक्विलाइजर है। इसकी वजह से क्या है कि जो लोगों की स्किन होती है, स्किन पे ये बुरा इम्पैक्ट डालता है। और इस पदार्थ को लोग, जो ये एलिमेंट है, जो केमिकल जो बना हुआ है, इसको वहाँ पे एज ए ड्रग्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ बताया जाता है कि जो हेरोइन जैसे जो ड्रग्स होते हैं, उस तरह से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको ड्रग्स की तरह यूज किया जा रहा है। और वहाँ पे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, वहाँ पे इसको एक तरह का संक्रमण जो स्किन का रहता है, उस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। लोग ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं तो ओवरडोज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? मणिपुर, केरल, नागालैंड या तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए का उद्घाटन किया है? यहाँ एक नंबर का इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है करंट में, अभी प्रेजेंट में? तो ओम बिरला जी है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं कि लोग कि इन्होंने जो 19वें वार्षिक सीपीए का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पे किया हुआ है? सिक्किम में, केरल, तमिलनाडु या गोवा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड अर्थ फार्मोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? फर्स्ट नई दिल्ली, सेकेंड इम्फाल, थर्ड लखनऊ या फोर्थ गोवा। तो जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन है इम्फाल। इम्फाल क्या है? ये मणिपुर की राजधानी है। एक नंबर का आपको क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो ये इम्फाल है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो अपनी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव यानी इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब से इंडिया फ्री हुआ है, इंडिया के फ्री होने के फ्रीडम 1947 के जब से फ्री हुआ है, तो ये पहली बार है कि ऐसा आयोजन यहाँ पे इस जगह हो रहा है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। कहाँ हो रहा है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि 35 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जिसमें 35 कंट्री के कम से कम 700 जो लोग हैं, 700 मतलब 700 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है, किस देश का HMI समूह यानी जो इन्वेस्टर होते हैं वो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? यानी कौन से देश के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ का इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड फ्रांस, थर्ड जापान या फोर्थ साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि नासा की किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? फर्स्ट निकुस बिडे, सेकंड मोरी ब्रूच, निकोला फॉक्स या मेरी गोल्ड। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन निकोला फॉक्स। और ये बताया जाता है कि ये कम से कम 100 से अधिक जो नासा के जो मिशन रहते हैं, ठीक है, उन सब पे ये वर्क करेंगी। और इनका जो ऑफिस है, अभी हेड ऑफिस जो है नासा का, वो वॉशिंगटन में, ठीक है। आपसे अगर पूछा सकता है कहाँ पर है, तो अभी वॉशिंगटन में, वहाँ पे इनको पहली बार नियुक्त किया गया है किसी लेडीज को, ठीक है, फर्स्ट टाइम।
पूछा कौन सी फर्स्ट टाइम लेडीज को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि सरकार ने, यानी जो भारत सरकार है, उसने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली, यानी जो बिजली बनाने की परियोजना है, उसको मंजूरी दी है। ये सारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं नेबर, उनके नाम है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड चाइना या फोर्थ नेपाल। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन चाइना। चाइना और भारत की जहाँ जो सीमा मिल रही है, वहाँ पे एक ये हाइड्रो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, पावर, ठीक है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट वही बताई जाती है 3.9 अरब, जो कि मैंने क्वेश्चन मेंशन ही कर दिया है। और ये जो ये यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, इसकी जो क्षमता बताई जा रही है वो 2828 मेगावाट, इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा ये। और इसके लिए अभी बात चल रही है सारी कुछ चीज़ें, इन्वेस्टमेंट की जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनका ये प्रोसीड चल रहा है। सरकार की तरफ से तो हो गया, बस थोड़ा सर्वे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है, यानी ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट। आपको भी पता होगा कि अभी G20 जो की अध्यक्षता, यानी जो अध्यक्ष हैं वो इंडिया कर रहा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग इंडिया में काफ़ी सारी मीटिंग चल रही है। तो अभी ये इसमें ये पूछा कि कौन सा राज्य है जो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है, यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट गोवा, सेकंड केरल, थर्ड मध्य प्रदेश या फोर्थ तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन केरल। और केरल में यहाँ पे क्या है कि जो वुमेन पावर है, ठीक है, वुमेन पावर यानी लेडीजों को और ज़्यादा शक्ति देने, उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र में केरल जो राज्य सरकार है उसने संयुक्त राष्ट्र महिला, जो यूनाइटेड स्टेट जो एक संगठन है, उसके साथ इन्होंने 1-to-1 अपना समझौता किया। और ये केरल में किस जगह हो रहा है, कुमारकोरम। सर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, कुमारकोम करके जगह है केरल में, तो वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे इन दोनों का ये एक जॉइंट समझौता हुआ है। में ये जो लेडीज मूवमेंट पावर को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक प्रमोट करेंगे, आगे की तरफ उनको बढ़ाया जाएगा, एक दिशा में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, 45, सेकंड 42, थर्ड 43 या फोर्थ 46। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन 42। और यहाँ पे और ये बताया जाता है कि अभी ये है 2023 में, इससे पहले जो था वो 40वें स्थान पर। ये 2023 में जो आया है वो 2022 का रिजल्ट आया है, तरफ से ये नहीं है कि 2023 का ये रिजल्ट। ये जो 42 है वो 2022 का जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे ये है। और जो इससे पहले 2021 में जो था वो 40वें स्थान, ठीक है। और इसमें जो टोटल बताया जाता है 55 जो मेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इकोनॉमी है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ISA इंडियन सोलर एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको ISA को बोलते हैं। और ये जो समझौता है वो जो यहाँ पे जो लागू होने की बात चल रही है, यहाँ पे इनमें से कौन सा, पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड चाइना, थर्ड नेपाल या अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा कंट्री जो भारत के चारों पड़ोसी हैं जिन्होंने इंडियन सोलर एसोसिएशन है उसके साथ, मतलब एनर्जी जो पावर प्लांट है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए, समझौता किए। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश है। और इसको जो समझौता है इसको बताया जाता है कि दिसंबर 2026 तक इसको लागू करने की बातें हो रही। और इसके इन्होंने जो टारगेट रखा है अपना कि 2041 तक, जो आने वाला 2041 होगा, वहाँ
तब तक ये अपनी जो भी रिसोर्स वगैरह है उसके सपोर्ट से उन्होंने 40% इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का एक लक्ष्य रखा है, एक जो एनर्जी है उसको गेन करने। और 2030 तक का इन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा है वो रखा है कि 4000 मेगावाट के सौर ऊर्जा को ये क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आईएमएफ के अनुसार किस एशिया देश में, एशिया देश है जो अपना अपना एशियन द्वीप, एशिया द्वीप है, आईएमएफ के अनुसार किस एशिया देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% यानी 15% योगदान देने की क्षमता है। तो एक डोनेशन बोल सकते हो या फिर एक उधार दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आईएमएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में जो भी कंट्री होती हैं जिसको भी ऋण चाहिए होता है तो अपनी शर्तों के अनुसार ये उसको लोन देती है, कर्ज देती है, कर्ज देती है। फर्स्ट भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसमें जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भारत। इसकी रिपोर्ट आई कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी आगे जा रही है। इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती हैं जिन जो विकासशील देश हैं या जो प्रोडक्ट मतलब थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपनी इफेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए वो एनालिसिस करती रहती है। और अभी जो इसकी जीडीपी की ग्रोथ जो आईएमएफ के अकॉर्डिंग मानी जाए तो 6.1% बोल रहे हैं कि 6.1% जीडीपी ग्रोथ रही जो 2023 और 24 की। 2022 और वो तो निकल गया, अब जो 2023-2024 जो फाइनेंशियल ईयर जो चलेगा उसके लिए 6.1 इनकी जीडीपी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि, जो कि अभी हुआ है, तो फ्रांस, सेकंड इटली, थर्ड ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ जापान। तो इसका जो राइट आंसर है 4 ऑप्शन में, इसका सेकंड ऑप्शन इटली के प्रधानमंत्री। अभी इटली इसलिए सुर्खियों में रहा था कि राहुल गांधी जी इटली गए थे और वहाँ शायद इटली गए थे यानी किसी कंट्री में गए थे आई थिंक, और वहाँ पे आके इंडिया की काफ़ी बुराई करके आए हैं वो, है ना, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने की। मैं तो यही करूँगा, मेरा बस जो कुछ भी। अरे चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका रहा है कि जो रायसीना डायलॉग, तो इसकी जो मीटिंग चली है वो 3 दिन चली है। कितने दिन, अगर आपसे पूछा जा सकता है कितने दिन चली है, 3 दिन। कब से कब तक, 2 से 4 मार्च, 2 से 4 मार्च तक। और यहाँ पे जो बताया जाता है कि 100 देशों के, जो 100 देशों के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आए। और ये किस जगह पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। अगर आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि किस जगह पे ये मतलब ऑर्गेनाइज हुआ है फंक्शन, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। अगर आप ये, अब मेन चीज़ ये आती है कि रायसीना डायलॉग एक्चुअली है क्या। इसमें क्या होता है कि जो वो मतलब जो भी ऑल वर्ल्ड लेवल के जो भी पूरी दुनिया के राजनीतिक होते हैं, ठीक है ना, मतलब पॉलिटिक्स पे बात होती है, जो आर्थिक मुद्दे उस पर बात होती है, जो भी अपने फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो भी उनके मामले होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। जो भी मतलब कुछ भी मतलब एक दूसरे के साथ कैसे एक इजी वे में कम्युनिकेशन बना सकें, ठीक है। जो प्रॉब्लम चल रही है उन पे वो 1 to 1 या फिर 2-4 कंट्री एक दूसरे के साथ मिलके या अपना एक ग्रुप बना के, ठीक है, वो उस चीज़ को जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व कर सके, ठीक है, उस चीज़ में वो डिस्कशन करते हैं। तो उसमें ये सारे देशों के जो भी जहाँ भी फंक्शन होता है वहाँ पे जो भी विदेश मंत्री होते हैं या रक्षा मंत्री होते हैं या वित्त मंत्री, वो सब लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसके साथ साथ जो लोकल लोग भी होते हैं तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। जैसे आपके कुछ पॉलिटिक्स हो गए या फिर वहाँ पे जो बिजनेस इंडस्ट्रियल है वो हो गए, या फिर आपके जो पत्रकार, जैसे जो काफ़ी बड़े पत्रकार होते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी मीडिया हाउस में उनकी एक अलग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है इसमें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए। उसके अलावा जो अदर अदर कंट्री के जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन जो मैंने बताया वो सब लोग वहाँ पर शामिल होते हैं।
और एक दूसरे के साथ 1 to 1 या फिर गेट टुगेदर करके अपनी जो भी प्रॉब्लम जो एक्चुअली चल रही होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उनको किस तरह से एक ईजी वे में उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है, इस बारे में चर्चा की जाती है। उसको ये रायसीना डायलॉग बोलते हैं। और ये कौन सा संस्करण हो रहा है इसका भी अगर बात किया है तो 8वां। आपसे पूछा सकता है कि कौन सा संस्करण चल रहा है इसका, तो 8वां संस्करण, याद रखना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए? फर्स्ट तुर्की, सेकंड ईरान, थर्ड इराक या फोर्थ बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन ईरान। और ईरान और अमेरिका की हमेशा तनी बनी रहती है, ठीक है, ईरान की और अमेरिका की हमेशा एक दूसरे से यूँ करके फाइट रहती है। अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाता है, इसलिए वो किसी भी जब मन होता है जिस देश पर जो भी चाहता है वो आरोप लगा देता है, ठीक है। और जहाँ मन होता है वहाँ पे घुस जाता है। कई कंट्री इसने तबाह भी कर दिए और सब लोगों को मनमानी से करता है। अब ये ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। ईरान के जो मिलिट्री हेड थे उनको भी इसने मरवा दिया था। अब ईरान के जो भी फंक्शन चल रहे हैं उन सब पे अपना दबाव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? फर्स्ट भारत, सेकंड जर्मनी, थर्ड जापान, फोर्थ नॉर्थ कोरिया। इसका राइट आंसर है भारत। भारत अब जो स्पेस प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी अपना प्रोडक्टिव अपना मतलब परफॉर्मेंस दिखा रहा है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? कौन सा मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? फर्स्ट गृह मंत्रालय, सेकंड वित्त मंत्रालय, थर्ड रक्षा मंत्रालय या फोर्थ रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो इसमें से राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसकी जो शुरुआत की गई थी कि जो मेडिकल माफिया जो भी रहते हैं तो वो काफ़ी जो महंगी दवाइयाँ वगैरह चलती थी जिससे जो आम पब्लिक थी, ठीक है ना, जो गरीब लोग थे उनको वो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनको दवाइयाँ ले नहीं पाते थे क्योंकि वो उनके पास पैसे की कमी है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती थी। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2008 में एक स्कीम लॉन्च की और जिसमें क्या की कि ये कम रेट पे यानी कि लो प्राइस पे और जो अच्छी गुणवत्ता की जो भी दवाइयाँ होंगी जेनरिक दवाई उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री भारती करके जो होता है जन औषधि केंद्र आपने देखे होंगे, तो उसकी इन्होंने लॉन्च की। और यहाँ पे इसको जो सपोर्ट करता है, इस चीज़ को जो मॉनिटर करता है वो करता है पीएमबीआई। पीएमबीआई क्या है कि फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। और आपसे पूछा सकता है कि इनको कौन करता है, कार्यान्वित कौन करता है, इन पर वर्क कौन करता है कि सही चल रही है या नहीं, तो फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसके साथ साथ जो रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। ये मंत्रालय और इस तरह के दोनों जो संगठन हैं पीएमबीआई और बीपीआई, ये दोनों के जॉइन टुगेदर इन दोनों चीज़ें निगरानी रखते हैं उस चीज़ को कि सारा कुछ ओके चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसके तहत अभी जो बताया जाता है, जो अपने जो सेंटर हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा बताया जाता है कि अभी 9082 जन औषधि केंद्र संचालित अभी करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ रसिया। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन जापान। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास दल गार्जियन के साथ साथ आयोजित किया गया है, ठीक है। और जो गार्जियन वायु अभ्यास है ये 13 फरवरी, ठीक है, 2023 से स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च 2023 को फिनिश हुआ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रॉड हाल ही में कौन सा बना है? फर्स्ट रिलायंस जियो, सेकंड वोडाफोन, थर्ड बीएसएनएल या फोर्थ एतिसलात। तो उसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रिलायंस जियो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का जो बोला जाता है स्विसकॉम, स्विसकॉम, और ये स्विसकॉम कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। तीसरी सबसे जो बला बताई जाती है वो है आपकी एतिसलात, ये वाली जो थर्ड नंबर पे है, तो ये कहाँ की है? यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, 27 फरवरी को, 26 फरवरी को या 25 फरवरी को? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 28 फरवरी। अब ये मनाया क्यों जाता है उसके बारे में भी है कि जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, ठीक है, उन्होंने एक रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन एक तरह का एक लॉ था, इसकी खोज की थी। उसके बाद हर साल 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो पहली बार जो मनाया गया था वो 1987 में मनाया। अगर आपसे पूछा कब मनाया, तो 1987। और इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक, जो अपने साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस में जो योगदान दिया, ठीक है, उसका एक जश्न मनाया जाता है, तो उनको एक इस तरह से एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि डेली लाइफ में जो साइंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, इस सारी चीज़ों के बारे में बात की। और जो रमन जी, जो अपने चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे, और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत कीमत, ठीक है, क्योंकि ये रमन जो प्रभाव है भौतिक का ही है। और इसमें जो रमन प्रभाव अगर बात की है कि एक्चुअली रमन प्रभाव है क्या, इसके बारे में भी हम बताते हैं। एक मिनट। तो ये रमन प्रभाव जो है कि जो भी अपने जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्टेबिलिटी कह सकते हो कि जो लचीलापन या कठोरता, ये इस चीज़ के बारे में ये सारा कुछ बताया। इसमें कि जैसे कि कोई लाइट है, जैसे मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, तो इसमें से अगर कोई लाइट है, अगर लाइट इसमें से एंटर कर रही है, अब ये जो पार्टिकल है वो लिक्विड के या फिर सॉलिड के, ठीक है, उसमें से जो भी लाइट निकलता है, तो उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि जो एक प्रकाश वो तो दिखा, उसके साथ साथ अदर तरंगें भी यहाँ पे शो होती है। इसमें बोला जाता है कि अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आप आपतित प्रकाश बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश और अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस जिले में, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? किस राज्य? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटक? 4 ऑप्शन लिए मैंने, फर्स्ट केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड उड़ीसा या फोर्थ कर्नाटक। का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन उड़ीसा। और यहाँ पे जो अपनी सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो जीएसआई टीम है, जो इंडिया का चेक करती है, जितनी भी यहाँ पे खुदाई वगैरह होती है सारी चीज़, तो वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम वर्क करती है, वहाँ देखती है कि यहाँ पे हमको कुछ केमिकल या कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट कुछ मिला है या नहीं। इसके अनुसार अभी उड़ीसा के 3 जिले हैं, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सोने की खान बताई जाती है। और ये 3 जो ज़िले हैं वो है, पहला है देवगढ़, दूसरा है क्यूझर और चौथा है मयूरभंज। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, मयूरभंज। पहला देवगढ़, दूसरा है क्यूझर और तीसरा है मयूरभंज। ये 3 ज़िले। अभी 1 नंबर का कोई एग्जाम अभी वैसा होगा तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्स्ट भोपाल, सेकंड अयोध्या, थर्ड वाराणसी या फोर्थ न्यू दिल्ली? का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भोपाल। और ये अभी 3 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 3 मार्च ने, अभी लास्ट फ्राइडे को।
इसके द्वारा इसका जो उद्घाटन वगैरह किया गया था, जो अपनी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश के। और इसका जो ये जो सम्मेलन है वो किस संस्था ने कराया होगा, तो इसका जो नाम है इंडिया फाउंडेशन। जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है नेक्स्ट, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? फर्स्ट नई दिल्ली, सेकंड गांधीनगर, थर्ड श्रीनगर या फोर्थ लखनऊ। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन श्रीनगर। और इसमें ये बोला जाता है कि 29 पार्टिसिपेंट इसमें भाग। कश्मीर से, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लिया है 26 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 22 नवंबर या फोर्थ ऑप्शन 16 नवंबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसलिए हर वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को ये आपका गणतंत्र दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप अपने कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा हाँ आप लोगों को अपडेट है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया त्रिपुरा, सेकंड हरियाणा, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ केरल। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के रिगार्डिंग है। तो FICCI ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? फर्स्ट ऑप्शन संजय सिंह, सेकंड उदय सिन्हा, थर्ड अरविंद ठाकुर या फोर्थ राजेंद्र सिंह पवार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राजेंद्र सिंह पवार है, ठीक है। और ये जो फिकी अवार्ड है वो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में, ठीक, इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला जाता है FICCI को। और ये जो राजेंद्र सिंह पवार को जो ये अवार्ड दिया गया है, ये उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस अपना अपडेट दिया हुआ है IT प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसलिए दिया गया। और इस पुरस्कार का जो चयन जो होता है वो एक तरह की जूरी पैनल होता है, उसके द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पैक्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी को 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? फर्स्ट रिलायंस, सेकंड टाटा, थर्ड महिंद्रा या फोर्थ हीरो। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में लगातार अपने गोल किए हुए। फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड लिया है मैंने लियोनेल मेसी, थर्ड है सुनील छेत्री, फोर्थ पॉल लेविल पोग्बा। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसमें ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी है। मैं इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस देश के खिलाड़ी, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, पुर्तगाल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सी बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? IDFC, सेकंड SBI, थर्ड ICICI या फोर्थ HDFC। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है IDFC। और ये ID स्टिकर है क्या? एक्चुअली में जब आप वैसे तो आप ATM या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके चलते हो, लेकिन ये एक तरह का स्टिकर है जिसको आप अपने पहचान पत्र पर, सेल फोन पर, पर्स, टैब, एयरपोर्ट किसी पे या घड़ी या रिंग वगैरह जो भी आप चीज़ यूज कर सकते हो, पहन सकते हो, उस पर चिपका दिया जाएगा। और ये बिना पिन के 5,000 रुपये तक के लेन देन को बनाता है, ये लेन देन कर सकते हैं। अगर उससे अधिक का लेन देन आपको करना है तो फिर आपको पिन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि कौन से देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं। फर्स्ट भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड रसिया या फोर्थ चाइना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, अमेरिका। ये ओरियन अंतरिक्ष यान क्या है मैं इसके बारे में बता दूं। इसको फर्स्ट टाइम जब लॉन्च किया गया था तो 5 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ये उस समय जो ये यान भेजा गया था उसमें कोई भी पर्सन नहीं था, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं भेजा गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसको सितंबर 2018 में भेजा गया था, सितंबर 2018 में भेजा गया था, ठीक है। और उसके चंद्रमा के चारों तरफ यात्रा की गई थी। उस समय भी इसमें कोई भी मानव नहीं था। उसके बाद ये अभी फिर दोबारा से 2022 में भेजा गया है चंद्रमा की कक्षा के लिए, मून की परिक्रमा के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो इसमें 4 लोगों का दल गया हुआ है, ठीक है। इसमें मानव गए हुए, पहले ह्यूमन बीइंग नहीं थे। जो पहले के भेजे गए 2014 में और 2018 में, तो उस टाइम पे नहीं भेजा, लेकिन अभी जो भेजा गया उसमें ये आपके ह्यूमन बीइंग गई है। वहाँ पे जाके इसको एनालिसिस करेंगे एक्चुअली में क्या क्या वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अनवर इब्राहिम ने कौन से देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। फर्स्ट मलेशिया, सेकंड कतर, थर्ड ईरान या फोर्थ ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में जो लिया है कि पेरू देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। फर्स्ट डेनियल ओरेस्टी, सेकंड पेड्रो कास्टेलो, थर्ड है बेटिस्सी सावेज चिनो या फोर्थ कीको फुजिमोरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, अगर आपको पता है राइट आंसर तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बेस्टिज सावेज चिनो। और यहाँ के इनको जो नियुक्त किया गया है वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बेस्टिज सावेज चिनो, वो राष्ट्रपति कास्टेलो, उन्होंने इनको बेस्टिज सावेज चिनो को वहाँ पे नियुक्त किया और राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 5वें, ये पूछा था कौन से नंबर के, तो 5वें नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि PSLV C-54 ने किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। फर्स्ट US-06, सेकंड US-01, थर्ड US-09 या फोर्थ US-03। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन US-06। और ये जो PSLV C-54 है, ये इस US-06 के अलावा भी 8 अन्य उपग्रह हैं, ठीक है, उनको साथ लेके गया है। और ये जो लॉन्च हुआ है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से हुआ है। और जब ये लॉन्च किया गया था उसके बाद ये 17 मिनट में अपनी जो कक्षा थी वहां पे ये पहुंच गया। तो एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग छोटे छोटे पॉइंट एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि कौन सी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता। फर्स्ट सामंता प्रभु, सेकंड अनुष्का शेट्टी, थर्ड तमन्ना या फोर्थ हंसिका मोटवानी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सामंता प्रभु। और ये जो मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का जो खिताब दिया है वो ऑर्मेक स्टार्स इंडिया लव है, उसकी तरफ से ये सर्वे किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान, सेकंड राजनाथ सिंह, थर्ड कपिल सिब्बल या फोर्थ राहुल गांधी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान। ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री हैं। और ये जो बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भारतीय ऐतिहासिक संशोधन परिषद है ICSR के द्वारा ये मतलब तैयार भी गई, उन्हीं के द्वारा बनाई गई, उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित की गई है, ठीक है। और इस समय ICSR के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रविंद्र तम्बर जी है। और इस पुस्तक में जो बताया गया है वो अभी जो सभ्यता अपनी जो लोकतंत्र की होती है स्टार्टिंग से अब तक का, उसको बताने का इसमें एक तरह का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी है। विक्रम सिंह मालिक, दीपा मलिक, मोना लिखारा या अनुपमा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक मिनट जस्ट, कि किस देश की रेफरी स्टेफनी प्रोपार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका या जापान? तो ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करती है। और ये अभी जो कतर में जो अभी ये लास्ट थर्सडे को जो हुआ है, जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करके भी पूछा सकता है कि किन दो कंट्री के बीच में हुआ था मैच, तब ये फर्स्ट टाइम एम्पायरिंग की थी, तो उसमें कुछ भी पूछा सकता है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि IOA की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में? फर्स्ट PT ऊषा, सेकंड साक्षी मलिक, थर्ड साइना या फोर्थ मोनी मलिक? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन PT ऊषा। तो PT ऊषा इसके जो चुनाव हुआ है उसमें निर्विरोध चुनी गई है, और 1982 और 1994 में इन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक जीते, और 4 गोल्डन और 11 रजत। ठीक है, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? और जो युद्ध खेल शुरू हुआ है उसको ऑस्ट्रा-हिंद 22 यानी ऑस्ट्रेलियन 22 के नाम से जाना जा रहा है। तो फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड पंजाब या फोर्थ जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान। और इसको ऑस्ट्रा हिंद, इसमें इस तरह पूछ सकते हैं कि जो अभी खेल युद्ध खेल स्टार्ट हुआ उसका नाम क्या है? तो ऑस्ट्रा हिंद आपको याद रखना। ठीक है, इसमें सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी है, और ये ऑस्ट्रेलिया और जो भारत के बीच में जो स्टार्ट हुआ है 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 28 नवंबर से। तो आपको डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? फर्स्ट कनाडा, सेकंड रसिया, थर्ड जापान या फोर्थ अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, द्विवार्षिक एयर शो इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर, सेकंड गाजियाबाद, थर्ड लखनऊ या फोर्थ लंदन? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर है। और बेंगलोर में ये 27 नवंबर को घोषणा की गई थी, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि 27 नवंबर को, कि ये 13, 13 और 17 फरवरी 13 और 17 फरवरी को 2023 में ये बेंगलोर के येल हंका वायु सेना स्टेशन में हो, येल हंका वायु स्टेशन है वहाँ पर ये हो। तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है? ये पहली बार जीता है। सॉरी, सिस्टम दिक्कत कर रहा है। कि कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहले बार जो डेविस कप खिताब जीता है? फर्स्ट जापान, सेकंड भारत, थर्ड चाइना या फोर्थ कनाडा? इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कनाडा। और ये 121 साल में पहली बार कनाडा ने जीता, और इससे पहले ये इसने जो हराया है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जो 28 बार की पहले की चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया 28 बार इस खिताब को जीत चुकी है। भारत इसमें 3 बार उपविजेता रहा है, और कनाडा ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो 2-0 से हराया है। ठीक है, और ये जो डेविस कप है इसको टेनिस के रिगार्डिंग है, टेनिस का वर्ल्ड डेविस कप है। और ये जो कप खेला, ये प्रतियोगिता हुई है, जो डेविस कप हुआ है ऑर्गेनाइज, वो स्पेन में हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लीनेथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फर्स्ट गोवा, सेकंड केरल, थर्ड तमिलनाडु या फोर्थ आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट निर्देशक, सेकंड अरिहंत, थर्ड इच्छक या फोर्थ पृथ्वी? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। ये एक सर्वे वेसल लॉन्च है,
के तहत बनाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है, ये 4 जहाज बनाए जाएंगे, 4 बनाए जाएंगे, जिसमें ये तीसरा है। ठीक है, अभी 2 बन गए और ये तीसरा, उसका चौथा होगा। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर और L&T, 2 कंपनी है जो दोनों मिलकर अपने जॉइंट वेंचर के साथ इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। फर्स्ट बाल विकास मंत्रालय, सेकंड पंचायती राज मंत्रालय, थर्ड शिक्षा मंत्रालय या फोर्थ जनजातीय मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, पंचायती राज मंत्रालय। और ये जो ये पंचायती राज मंत्रालय, उसमें पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो ई ग्राम स्वराज या ऑडिट ऑनलाइन भी कहते हैं। उसमें ये डिजिटल को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है और इसमें उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, इसलिए इनको फर्स्ट प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड दिल्ली, थर्ड गुजरात या फोर्थ मुंबई। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, गुजरात। और गुजरात में ही जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं 33, तो वहाँ पर उन्होंने फिर 5G सेवाएं शुरू की। और ये पहले ऐसा बार हुआ है कि पूरा जो स्टेट है गुजरात, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में 5G सेवा जो, और इसी के राइट वहाँ पे जो स्कूल है उनको भी डिजिटलाइज करने की बातें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी भाषा के लेखक हिमायम को कुमेप्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उर्दू, तमिल, तेलुगु या हिंदी। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। शिक्षा आयोग, विज्ञान आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग या योजना आयोग। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, खादी और ग्रामोद्योग। इसमें क्या किया है उन्होंने कि वहाँ के लोगों को अपना स्वरोजगार करने के लिए 330 मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी कॉलोनी और टूल किट वगैरह दिए, जिससे वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सके और अपना पुनर्वास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, ये कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट मुंबई, सेकंड लखनऊ, थर्ड दिल्ली या फोर्थ गोवा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है 100 साल पुराना है, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए यूनेस्को की तरफ से ये मतलब दिया गया है, जिससे कि उसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो सके, वहाँ पे डेंटिंग बेंडिंग होकर उसको फिर दोबारा से बना सके। और इन्होंने इसको विश्व धरोहर के लिए रूप में सराहा भी है कि उसमें ऐड किया है जिससे इसका अच्छे से बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के सैन्य बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा। फर्स्ट जापान, सेकंड रशिया, थर्ड अमेरिका या फोर्थ मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मलेशिया। और ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एनुअल कार्यक्रम होता है और ये 2012 से आयोजित किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये 2012 में हुआ था, ठीक है, और हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में कौन से खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिवम दुबे, सेकंड ऋतुराज गायकवाड़, थर्ड संजय सिंह या फोर्थ अजय महतो। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ऋतुराज गायकवाड़। और ये महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने अभी 7 छक्के तो लगाए थे, उसके साथ ही साथ उसी मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई थी, दोहरा शतक भी लगाया था। इन्होंने 159 बॉल में 220 रन बनाए थे, 220 रन बनाए थे, ठीक है, 220 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि आरके सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। फर्स्ट बिहार, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हरियाणा या फोर्थ दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बिहार। और बिहार के भोजपुरा जिला है, वहाँ के आरा के सदर अस्पताल में किया हुआ। और इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह बताई जाती है 12.68 करोड़ रुपये बताई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? फर्स्ट मालदीव, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल या फोर्थ का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि 53वे IFFI में संस्कृत यानम में कौन सी विज्ञान की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका राइट आंसर है पहली। और इसमें क्या, जो इंडियन इसरो जो अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसने जो मंगलयान मिशन अपना जब का उसको कंप्लीट किया हुआ था, तो ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, जो 2013 में उसको लॉन्च किया था 2013, तो उसी के बारे में ये कि किस तरह से उन्होंने लॉन्च किया था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी, उसी के बारे में ये अपडेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि इनमें से किसने अधगढ़ नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? फर्स्ट शिक्षा आयोग, सेकंड सेबी, थर्ड योजना आयोग या फोर्थ महिला आयोग? इसका राइट आंसर है सेकंड सेबी आयोग। तो इसकी वजह से क्या है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और ईजी बनाना। और इसमें क्या है कि 20 लोगों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो पूर्व जो जज होते हैं वहाँ के पहले, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस समिति में, उसके अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? फर्स्ट प्रीति सूदन, मोहित सिन्हा, रोनी अग्रवाल या फोर्थ नेहा मिश्रा? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन प्रीति सूदन, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? फर्स्ट मेघालय, सेकंड असम, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो मैं लिया है कि मरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग, सेकेंड ड्रिंक, थर्ड हैमर या फोर्थ नाइट? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गैस लाइटिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो मोटे तौर पर विशेष रूप से जो होता है कि स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास के रूप में इसको माना गया है, इसका जो मीनिंग माना गया है, जिससे पूरा इसको कहना है कि पूरा कंप्लीट ईयर होता है उसमें एनालिसिस किया जाता है किस वर्ड को ज़्यादातर सर्च किया गया है या ज़्यादातर लोगों ने यूज किया है, कुछ हटके यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? फर्स्ट ईरान, सेकंड इराक, थर्ड कतर या फोर्थ पाकिस्तान? राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? फर्स्ट चाइना, सेकंड रूस, थर्ड नेपाल या फोर्थ ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वहाँ मूंगे की चट्टानें हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुई हैं, तो उन्हीं को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किसने हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? फर्स्ट भारतीय आयोग, सेकंड केंद्र सरकार या थर्ड भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फोर्थ नीति आयोग? इसका राइट आंसर, जैसे कि इसमें क्वेश्चन से ही लग रहा है कि फूड इसको खाने की मंजूरी दी गई है, तो ये थर्ड ऑप्शन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फर्स्ट पंजाब, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तराखंड या फोर्थ राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जैसे इसमें जो वर्ड से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड मतलब शांति के लिए जो योगदान अपना दे रहे, श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, आसाराम या मोनिका मिश्रा? राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन श्री रविशंकर। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है
कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? फर्स्ट अमेरिका, सेकंड तुर्की, थर्ड चाइना या फोर्थ रसिया। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन रसिया। ठीक है, बट इस जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये कुछ देशों के ग्रुप था, उसने ये मिलके न्यायालय ये बनाया हुआ है, बट इसमें रसिया और इंडिया और चाइना और कुछ कंट्री है जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। तो अगर ये कुछ आदेश भी देती है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय वाली, तो इसमें आपका ये जो भी इस एग्रीमेंट से जो कंट्री आउटसाइड है, मतलब जो बाहर है, तो वहां पे उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट अरुण गोयल, सेकंड है शक्तिकांत दास, थर्ड मोहन सिन्हा या फोर्थ रघुराम राजन। तो यो इसमें जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है शक्तिकांत दास, जो कि अभी आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर अभी करंट में। ठीक है, और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रकार सेंट्रल बैंक की, ठीक है, उसने इनको ये उपाधि दी है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किसने उपाधि दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रकार सेंट्रल बैंक। और इससे पहले इंडिया के ये दूसरे पर्सन है जिनको ये ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला हुआ है। और इनसे पहले जो आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी, रघुराम राजन, इनको ये अवार्ड मिला था 2015 में। ये दो लोग हैं जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला हुआ है। और ये सब कुछ जो सॉरी, ये सभी जो पुरस्कार दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसने जिस पोजीशन पे, वो सरकारी पद पे जिस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन पे रहते हुए उसने देश के आर्थिक विकास के लिए या देश के डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या योजना लेके आया और उससे कंट्री को कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है? उस बेस पे ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? फर्स्ट 9, सेकंड 8, थर्ड 7 या फोर्थ 6। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 7। ये 7 राज्यों में ये योजना लागू करने जा रही है। टेक्सटाइल पार्क ये क्या है कि जो कपड़ों का उद्योग रहता है उससे रिलेटेड है, कपड़ों के उद्योग से रिलेटेड है। और जो 7 स्टेट है इंडिया की, उसमें फर्स्ट है यूपी, आपका एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 7 स्टेट में ये पार्क बनाए जाएंगे। और उनका एक पर्पज ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और तुम्हारे जो भी जो चीज़ें यहाँ से बनाई जाती हैं तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाए, फिर वहाँ से जो डॉलर है या फिर जो विदेशी करेंसी है वो उसका इंडिया में भंडार बनाया जा सके। और इसके साथ साथ करीब कम से कम 20+ लाख जॉब जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए जो जॉब के रोजगार उत्पन्न किया जा सके। इस योजना का यही पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिन बाद रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? 68, सेकंड 70, थर्ड 58 या फोर्थ 48। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 68 डेज। 68 डेज। और इसका जो बीआरओ क्या है, ये सीमा सड़क संगठन को बीआरओ बोला जाता है। और जो ये दर्रा है, अगर दर्रे की बात करें तो ये इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे 11,650 फीट ऊपर है, 11,650 फीट। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये जो ग्रेटर हिमालय रेंज है वहां पर है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोकेशन पे, तो ग्रेटर हिमालयन रेंज में। और अगर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में या किस स्टेट को आपस में जोड़ता है, किस तरह, तो जो केंद्र प्रशासित, जो कि पहले जम्मू कश्मीर जो था उसमें ही लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर ये दोनों एक थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है प्लस लद्दाख अलग हो गया।
तो दोनों को ज्वाइंट करता है ये दर्रा जो होता है ज्वाइंट करता है। अगर ये ब्लॉकेज हो जाए यहाँ पे तो इसको बंद कर दिया जाता है, तो इन दोनों स्टेट के बीच में किसी भी तरह की आवाजाही, कोई भी सामान वगैरह सब कुछ स्टॉप हो जाता है। ठीक है? और इसकी बात करें कि जैसे यहाँ पे क्या है ना कि बर्फबारी काफी होती है, तो उसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। और इससे अगर इस बार ये 68 डेज बाद ओपन किया गया, इससे पहले जो ओपन किया गया था उसमें 73 डेज लगे थे ओपन होने में, और उससे पहले जो किया गया था वो 160 से 180 डेज लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? फर्स्ट नेपाल, सेकंड श्रीलंका, थर्ड बांग्लादेश या फोर्थ अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पाइपलाइन जा रही है, और इसको कहा जाता है कि ये पहली ऊर्जा की पाइपलाइन है जो भारत से बाहर जा रही है और जिसमें इंडिया का सहयोग है। और इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो 377 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इस वाली में। ठीक है, और इसका अगर जो पाइपलाइन जैसे इंडिया ये हो गया, ये इधर बांग्लादेश हो गया, तो इनमें ये बताया है कि इनकी सीमा में कौन सा कितने डिस्टेंस है। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 131 किलोमीटर, 131.5 किलोमीटर है इंडिया से बांग्लादेश तक। लेकिन इंडिया में जो है वो इसका जो हिस्सा है सिर्फ 5 किलोमीटर है इंडिया में, और बाकी का जितना भी 126.5 किलोमीटर जो भी पूरा हिस्सा है वो बांग्लादेश में है इसका। ठीक है ना, और इसमें जो टोटल कॉस्ट जो 377 जो कुछ भी करोड़ रुपए इसमें आए हुए हैं, ये सब कुछ इंडिया ने बैन किए, इंडिया ने पे किए। ठीक है ना, और एक चीज और इसमें कि एक मिनट, अगर आपसे इस तरह इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे कि जैसे ये पाइपलाइन तो है कि लेकिन ये इंडिया में किस जगह से जा रही है और कहां तक जा रही है। तो इंडिया में ये असम में एक जगह है। ठीक है, असम में नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड करके जगह है जो सिलीगुड़ी स्थित मार्केट है, वहां से स्टार्ट हुई है। और बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बांग्लादेश का है कि पार्वती डिपो करके जगह है, पार्वतीपुर। अगर आपको ये क्वेश्चन एक एक नंबर में कभी कभी पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? अब इसको ध्यान रखना है, क्या है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर है क्या, फिर उसके बारे में बताऊंगा कि नोस्ट्रो खाता और ये होता क्या है। कि नेपाल, तुर्की, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि नोस्ट्रो होता क्या है। ठीक है ना, नोस्ट्रो अकाउंट। लेट सपोज जैसे इंडिया का कोई पर्सन है और वो अमेरिका जाता है, वहां पे एक खाता खोलता है। ठीक है, और उसमें वहां की जो करेंसी है वो डॉलर रखता है। ठीक, तो इंडिया के लिए वो जो अकाउंट रहेगा उसको नोस्ट्रो बोला जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए वो जो खाता रहेगा वो वोस्ट्रो बोला है, वोस्ट्रो ये एक जैसे ही शब्द है, सिर्फ मतलब किस कंट्री में और किस कंट्री का अकाउंट है उसका डिपेंड करता है। अगर आपका इंडिया का बंदा वहां जाके ओपन कर रहा है तो इंडिया के देश के लिए ये नेस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, और लेकिन अमेरिका के लिए जो अकाउंट रहेगा उसके देश में, लेकिन दूसरे पर्सन ने अपनी करेंसी रख रखी है उसमें, लेकिन रखे डॉलर ही है उसने, तो उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड केरल या फोर्थ गोवा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन राजस्थान। तो ये क्या है कि जैसे वकील केस कर रहे केस का उसकी सुनवाई हो रही है और उसमें किसी पक्ष के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, तो उस केस में वकीलों के खिलाफ काफी हिंसात्मक कोई गंभीर आपराधिक या कोई धमकी दे देता है या कुछ भी, तो इस तरह की काफी एक्टिविटी होने लगी थी। तो उस चीज को रोकथाम करने के लिए ये अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि आईएसएस वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फर्स्ट मुंबई, सेकंड भोपाल, थर्ड नई दिल्ली या फोर्थ लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक, ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक, और इसका जो वहां पे भोपाल में भी इसका भोपाल का जो बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, ठीक है, वहां पे ये हो रहा है। और इसमें 30 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनके कम से कम 200 जो प्लेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 28 मार्च। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 21 मार्च। कहा जाता है कि 1960 में जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग जैसे दक्षिण अफ्रीका मुल्क के जो लोग होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है काफी ब्लैक होता है अदर कंट्री के कंपेरिजन में। तो उनको खिलाफ काफी नस्ली उनको थोड़ा गाली गलौज या वैसे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो जब वो इस चीज के खिलाफ वहां पे एक शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये चीजें दोबारा ना हो, किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए उसकी नस्ल भेद के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर साल 21 मार्च को ये 1960 से हर मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व गौरैया दिवस की 2023 की थीम क्या है? फर्स्ट स्पैरो फ्लाई हाई, सेकंड कलर इज हाई, थर्ड आई एम फ्लाइंग या फोर्थ आई लव स्पैरो। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है आई लव स्पैरो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौरव दिवस मनाया कब जाता है तो इसका जो आंसर रहेगा 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही है इसकी 2023 की आई लव स्पैरो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो गौरैया रहती है स्पैरो रहती है उनके बारे में लोगों के अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि आज जो अनुमानित बोला जाता है कि वर्ल्ड में पूरी दुनिया में इन लोगों की जनसंख्या काफी घटती जा रही है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी पहली बार जो मनाया गया था वो 2010 में मनाया गया था, अगर आपसे पूछा जा सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? फर्स्ट बुरुंडी, सेकंड भूटान, थर्ड श्रीलंका या फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बुरुंडी। ये बुरुंडी भी एक देश है और ये है कहां पर, मैं वो भी बता देता हूं। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है तो वहां पे अफ्रीकी ग्रेट लेक्स करके जगह है, और अफ्रीकी ग्रेट लेक्स और पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये कहीं एक जंक्शन है, वहां पे एक लैंडलॉक चारों तरफ से ब्लॉक एक देश है, तो ये इसको बुरुंडी बोला जाता है। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो 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 पोलियो दर्ज किया गया है वो पोलियो वायरस टाइप 2 करके, जो कि दूषित पानी या मतलब किसी मतलब जो भोजन है या जो खाना जो कुछ भी वो खा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस जैसे आ जाता है एक दूसरे को, तो वो संक्रमण होने के चांस काफी हो जाते हैं। ये लोगों को आपस में शेयर ना करें, मतलब इस तरह की बातें, मतलब वहां पे अभी अवेयरनेस फैलाई जा रही है जिससे कि इस चीज को रोका जा सके। क्योंकि अगर वो लोग इस चीज को थोड़ा सेफ्टी पर्पज से उस चीज को अपना फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे काफी महामारी आने के चांसेस है। और इसको ये है कि ज्यादा बड़ा वायरस को भी ज्यादा अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग चलती हैं ये लोग तो इसको बाद में इसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। तो वहां पे एक तरह का एक एक्टिव फ्लैसिड पैरालिसिस बनाया है, बोला गया है कि ये अगर इसको अगर सेफ्टी के साथ नहीं चलते तो ये बीमारी भी इनको आगे हो सकती है, जिसको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत कहां 2023 एसएडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? फर्स्ट भोपाल, सेकंड गांधीनगर, थर्ड बेंगलोर या फोर्थ मुंबई। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ये जो चलेगी 21 जून से
3 जुलाई तक चलेगी, 21 जून से 3 जुलाई 2023। और इसका अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण हो रहा है, तो इसका 13वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। और भारत इसकी जो मेजबानी कर रहा है इस बार जो हो जाएगा वो 4th टाइम कर रहा है, ये चौथी बार है, ठीक है। और एक अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितनी बार इंडिया जीत चुका है, तो अब तक की जो चैंपियनशिप है 8 बार आपका इंडिया जीत चुका है, ठीक है। और इसके बाद फिर मालदीव ने जीती, जिसने 2 बार खिताब जीता है। और ये अभी जो ये महासंघ जो ये चल रहा है, ये चैंपियनशिप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक। अगर किसी को थोड़ा इसका नाम देख के समझ में ना आ रहा हो कि 2023 ऐसे डेवलप क्या है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कल्याण चौबे जी है। अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाए, जैसे डी ग्रुप के एग्जाम है तो उसमें तो 1-2 नंबर में यही चीज पूछी जाती है, तो कल्याण चौबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि साजिबू नोगम पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नव वर्ष है? मणिपुर, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर। और ये मणिपुर वहां पे जो बताया जाता है कि जो सजीबी नोगमा पनबा करके एक वहां पे मणिपुर में एक जनजाति है, तो उनके द्वारा मनाया जाता है ये चंद्र नव वर्ष, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे किस डेट को मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन एलएलएम को निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया है? फर्स्ट दक्षिण कोरिया, भारत, यूएई या ब्रुनेई? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यूएई, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? फर्स्ट संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड श्रीलंका, थर्ड कुवैत या फोर्थ मिस्र? उसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है मिस्र। और ये ब्रिक्स है क्या, तो मैं वो ही बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये कुछ देशों ने एक मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, आपका चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री थे, इन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया हुआ था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और इसके बाद इसमें कुछ देशों को ऐड भी किया गया है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश को ऐड किया गया था, उसके बाद जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात उसको ऐड किया गया, फिर उसके बाद उरुग्वे करके एक कंट्री था उसको ऐड किया गया इसमें, उरुग्वे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 देश ऐड किए गए थे। इसके बाद जो मिस्र है ये चौथा नंबर है इसका, मिस्र का, जिसको इस ब्रिक्स जो ग्रुप है उसमें ऐड किया जा रहा है। और इस ग्रुप का जो पर्पज है वो कहना है कि एक दूसरे कंट्री का परिवहन, जल या साफ सफाई में, या फिर एनर्जी के क्षेत्र में, या डिजिटलाइजेशन में, या फिर जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सिटी डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक दूसरे को थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना, जानकारी शेयर करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये सारी चीजें इस ग्रुप का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? फर्स्ट टाटा स्टील, सेकंड जिंदल स्टील, थर्ड आरआईएनएल या फोर्थ सेल? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है जिंदल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले खबरों में रहा था काफी ये, कि सिनियार द्वीप किस देश में स्थित है? फर्स्ट रसिया, सेकंड भारत, थर्ड अमेरिका या फोर्थ संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पे क्या है कि जो अपनी जो काफी जो पुरानी चीजें होती हैं, जो खुदाई वगैरह करते हैं, काफी हिस्ट्रिकल चीजें होती हैं, तो जो पुरातत्व विभाग रहता है, ठीक है, तो वो काफी रिसर्च करता है जगह जगह पे। तो अभी उसने संयुक्त अरब अमीरात के ये जो सिनिया द्वीप है, यहाँ पे जो फारस की खाड़ी है
उसमें सबसे पुराने मोती शहर की खोज की है, पुराने मोती शहर की खोज, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खोजा है उसने, तो पुराने मोती शहर की खोज की है। और इसको बताइए कि जो दुबई है वहां से ये 50 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। एक अमीरात उल्कन है वहां पे स्थित, उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, मतलब उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट या बहुत अच्छा योगदान देने वालों को दिया जाता है, लेकिन ये किस क्षेत्र से है? ये साहित्य में दिया जाता है, गणित में, या भौतिकी में, या चिकित्सा में? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, गणित। जो गणित में जो लोग अपना सहयोग करते हैं, काफी कैलकुलेशन या कुछ भी इजी या कुछ भी किस तरह का कोई सहयोग देते हैं और उनका बेस्ट माना जाता है, तो उसमें। और इसकी जो शुरुआत करी थी वो नॉर्वे के राजा थे, तो वहां से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और अब भी ये पुरस्कार कंटिन्यूस है। और इसका जो 2023 में जो पुरस्कार दिया गया है वो एबेल करके, ये अर्जेंटीना मूल के, अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेल है, इनका नाम पूछा जाए तो लुइस कैफरेल। तो राइटिंग अच्छी नहीं है। लुइस कैफरेल ये जो अर्जेंटीना और अमेरिका मूल के बोला जाता है, ठीक। और इसकी जो अगर इस पुरस्कार, इसकी जो नॉर्वे के जो गणितज्ञ जो पुरस्कार दिया जा रहा है, इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो फ्रांस के फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, जीन पेयर, जीन पेयर सर बोला जाता है उनको, जीन पेयर सर थे। तो उनको फर्स्ट पहला पुरस्कार दिया गया था। और इसमें इंडिया के भी जो लोग हैं, इंडिया के श्रीनिवास जी हैं, उन वो एक मात्र ऐसे इंसान है जिनको श्रीनिवास एस आर बर्धन, श्रीनिवास एस आर बर्धन जी हैं, ठीक है। तो उनको ये पहला एकमात्र अपने इंडिया के हैं जिनको ये 2007 में पुरस्कार मिला था। अगर आपको ईयर भी पूछा जाए तो 2007 में सम्मानित मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा देश एक्सरसाइज वायु प्रभार नाम से मल्टी डोमेन एयरलाइन अभ्यास आयोजित करता है? फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड तुर्की, या फोर्थ भारत? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, भारत। तो भारत की जो थल सेना जो होती है, ठीक है, थल सेना प्लस वायुसेना, ये दोनों मिलकर इस चीज को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव को किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और जो कि इंडिया का पड़ोसी देश भी है, ठीक है। फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड फिजी, थर्ड नेपाल, फोर्थ फिनलैंड। अब ये फिजी और फिनलैंड तो पड़ोसी देश है नहीं है इसके, ठीक है, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, नेपाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो आर्टिकल 109 यानी अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 110, या अनुच्छेद 110? तो 102। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 102, ठीक है। और अभी आपने राहुल गांधी का सुना होगा, ठीक है, लोकसभा सचिवालय से इनके जो भी सांसद पद था वो उसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो उसमें जो अनुच्छेद 102 पैरा 1 में इनका लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? फर्स्ट कोची, सेकंड गोवा, थर्ड गांधीनगर, या फोर्थ भोपाल? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कोची, ठीक है। और ये भारत नौसेना का पहला है क्योंकि कोची में स्थित है। और यहाँ आईएनएस तीर और आईएनएस जीएस सारथी नामक जो पहले इस प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है, ठीक है। और यहाँ पे 20 से 23 मार्च तक यहाँ पे चल रहा है ये प्रोग्राम, हुआ है मतलब हो चुका है 20 से 23, सॉरी 20 से 23 मार्च, क्योंकि मार्च चल रहा है, 20 से 23 मार्च तक ये हुआ है प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया हुआ है मैंने कि भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो फर्स्ट केरल, सेकंड पुणे, थर्ड नई दिल्ली या फोर्थ गोरखपुर। तो ये जो हुआ है सेकंड ऑप्शन पुणे में हुआ है, पुणे में हुआ है ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जो। और इसमें अफ्रीका के काफी जो कंट्री है छोटे मोटे वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और अफ्रीकी देशों की बात की है तो काफी सारे देश हैं जैसे कि बोत्सवाना है, कैमरून है, मिस्र है, घाना, केन्या, लेसोतो, मलावी, मेरको, नाइजीरिया, काफी सारे वहाँ पे जो गणराज्य भी हैं काफी छोटे मोटे जैसे सेशल्स है, सेनेगल है, सूडान है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, युगांडा है, जम्बिया है, जिम्बाब्वे, ये सब मिलके इंडिया के साथ अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ये भी है कि इंडिया के पास जो हथियार है, इंडिया के आर्म्स है, इंडिया की एक्टिविटी है, तो ये किस तरह से मतलब आपका कृषि मिशन को पूरा करती है, क्या क्या टेक्निक किस तरह करती है, कि इनकी वर्किंग स्टाइल क्या रहती है और इसका जो कितनी खतरनाक है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा किस तरह का। तो ये साउथ अफ्रीका जो अदर कंट्री है तो इन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस कराना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि सरकार ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? फर्स्ट लखनऊ, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड लातूर या फोर्थ जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है लातूर। ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये इनमें मूर्ति किसकी लगेगी ये भी पता होना चाहिए। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनकी मूर्ति लगेगी। वो काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनका कहना यही था कि एजुकेशन आप जितना लोगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है। किसी भी आरक्षण पे डिपेंड मत रहो, किसी पे किसी में, क्योंकि आप एजुकेशन लोगे, अगर आप सही टाइम पे अपना जो भी एजुकेशन का सिस्टम है अपना जितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सको। बस डेली बेसिस पे ये सोचो कि आज मैं जिस जगह पे हूँ एक 1% में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूं, लेकिन आने वाले दिन में मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके ही रहूंगा किसी भी हालत में। तो अगर आप इस विचारधारा पे चलेंगे तो आपको आगे चल के जीवन में हमेशा ही सफलता मिलेगी। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, वो चीज एक अलग पॉइंट रहता है। ठीक है। तो ये लातूर जो है वो महाराष्ट्र में, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है। और महाराष्ट्र में इनकी जो मूर्ति लगाई जाएगी ये वो 70 फीट की होगी। अगर ऊंचाई पूछी है तो इसकी 70 फीट ऊंचाई रहेगी इसकी। और ये वहाँ पे जो पार्क है वहाँ लगाया जाएगा। और इनकी अभी जो जयंती आने वाली है अम्बेडकर साहब की, वो 131वीं जयंती आने वाली है जो अब आएगी। ठीक है ना। और जैसे ये 13 अप्रैल को यहाँ पे लगाया जाएगा और 14 अप्रैल को इनकी ये 131वीं जयंती है। 13 अप्रैल को ये आपका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो स्थापना इसकी की गई है इसका मतलब क्या बोला है, अनावेशन बोला है, ऐसा कुछ बोला जाता है, मतलब इनका उद्घाटन किया जाएगा या जो कुछ भी रहता है इनका। ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि इसको जो मूर्ति को जो सिर्फ 20 दिन में बनाया गया है, 20 दिन में। और ये दुनिया की ये पहली प्रतिमा ऐसी है जिसको 20 दिन में इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ठीक है। और ये राज्य की भी पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा किस पड़ोसी देश में मनाया गया है? फर्स्ट भूटान, सेकंड नेपाल, थर्ड चीन या फोर्थ बांग्लादेश। राइट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अभी खबरों में रहा, अभी काफी हाईलाइट रहा है ये कि अंजी खंडफुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट केरल, सेकंड मणिपुर, थर्ड जम्मू कश्मीर या फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन जम्मू कश्मीर। और इसकी ऊंचाई की बात की है तो 331 मीटर ऊंचाई है इस पुल की। और बताया जाता है कि जो आने वाला मई है, ठीक, तब तक इसका काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक केबल आधारित है, मतलब केबल वायर वगैरह के अकॉर्डिंग ये मतलब सपोर्ट से बनाया जा रहा है। ठीक है ना। और इसकी अगर और इस पे जो ट्रेन चलेगी उसकी जो स्पीड रहेगी वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आराम से चल सकती है। और जो स्टेशन की बात है कि ये जो पुल है अगर पुल बनाया है तो कुछ 2 स्टेशनों को भी जोड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये कटरा और रियासी, कटरा रियासी करके जो 2 स्टेशन इन दोनों के बीच का जॉइंट बनेगा। और इसमें अगर लागत की बात की है तो काफी बनी है, 28,000 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है इसमें। और इस पुल की पूरी टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 473.25 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है।
लेंथ की बात की जाए। और हाइट मैंने आपको बताई थी कि इसकी ऊंचाई जो है 331 मीटर है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्होंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है। बछिया जो गाय का बच्चा होता है, ठीक है, गाय का जो फीमेल बच्चा होता है उसको बछिया बोलते हैं, और जो मेल बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं गांव में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, वैसे काफी लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ज्यादा सिटी में रहते हैं तो उनको नई जानकारी होगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका गंगा, सेकंड ऑप्शन लिया मैंने चंद्रलोका, थर्ड यमुना, या फोर्थ रुबिन है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गंगा, ठीक है। और जो भारत की पहली है, ठीक, जिसको जो अभी इसका जो क्लोन है, क्लोन तो आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो कि करनाल में, करनाल का एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, तो उसने इस मादा बछिया को बनाया है, ठीक। और इसका बताया जाता है कि डेली बेसिस पे ये 15 लीटर दूध देती है, दूध का उत्पादन सॉरी कर सकती है, ठीक है ना। अभी दूध देना स्टार्ट नहीं हुआ बट आने वाले टाइम में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। फर्स्ट भारत, सेकंड रसिया, थर्ड चाइना, या फोर्थ दुबई। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा, यानी पहले नंबर पर रहा है आईआईटी का, आईआईटी में, ठीक है। मतलब सारे कॉलेज का एक अलग रहता है, लेकिन सिर्फ आईआईटी की बात की जाए तो कौन सा आईआईटी नंबर 1 पे रहा है। तो फर्स्ट आईआईटी बॉम्बे, सेकंड आईआईटी दिल्ली, थर्ड आईआईटी मद्रास, फोर्थ आईआईटी खड़गपुर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे। तो ये दुनिया भर के जो 100, मतलब काफी, तो टॉप 100 में इंडिया का, ठीक है, टॉप 100 में इंडिया के जो 12 कुछ यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं जो कि टॉप 100 में आती है। और जिसमें आईआईटी बॉम्बे का भी ये शायद 49 या 54, इसका नंबर है एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है अभी, 49 होगा या इसका 54, जो इसकी आईआईटी बॉम्बे की रैंक आई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट 20 मार्च, सेकंड 28 मार्च, थर्ड 29 मार्च, या फोर्थ 30 मार्च। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 30 मार्च, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी थीम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम काफी बड़ी रखी है इस बार कि अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, ठीक है। कि जो भी आपकी खपत हो रही है, ठीक, जो भी आपका आपका खपत मतलब आपकी सप्लाई हो रही है और उसकी जो डिमांड हो रही है, ठीक, वो दोनों बैलेंस रखी जा सके, ठीक है। अब ये नहीं कि सप्लाई आपकी 100 की हो रही है, ठीक है, और डिमांड सिर्फ 50 की है, ठीक है, और 50 का आपका वेस्टेज चला जा रहा है, तो उस चीज को रिड्यूस करना है कम से कम, ठीक है। और इसके बारे में लोगों को जागरूकता भी प्रोवाइड करनी, जिससे कि कूड़े में कम खाना फेंके आए, मतलब काफी सारी चीजें कूड़ेदान में ना फेंके या फिर वैसे, तो उस चीज को वेस्टेज करने से बचाया जा सके, जिससे कुछ ही लोगों को मान लो आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी को दान कर दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी का सपोर्ट कर दो, लेकिन जो चीज है उसका वेस्टेज मत करो, उसको कूड़े में मत फेंको, ठीक। उस इस चीज का जो पर्पज है वो यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। फर्स्ट लखनऊ, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड मुंबई, या फोर्थ नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली है, ठीक। और ये अभी 28 से 29 मार्च 2 दिन ये चला था आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो आयोजन कराया था जो दूरसंचार विभाग सी डॉट, ठीक है, प्लस जो दूरसंचार मानव विकास सोसाइटी इंडिया जिसको टी एस डी एस आई बोला जाता है, इन दोनों के सहयोग ये था। और आपका IEEE, इन लोगों के सहयोग से इस आयोजन को संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि निम्न में से
किस वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ठीक है, मतलब ये चार लोग हैं, इनमें से किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? फर्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सेकंड रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, थर्ड गृह मंत्री अमित शाह, या फोर्थ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट फर्स्ट भी नहीं, हाँ सॉरी, ये थर्ड राइट आंसर है इसका, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक, और ये कहाँ पे किया था? वो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, ठीक, वहां पे लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का पर्पज क्या है कि जो देश भर की जो अपनी जो वैदिक ज्ञान होता है, ठीक, वैदिक जो ज्ञान होता है, तो उसको, और जो भी परंपराएं रहती हैं अपनी, तो उन सबको एक डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज का एक तरह का एक स्टोरेज बनाना, ये इस तरह का इस पे सारी डिजिटाइज कर दी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये सारी चीजें पहले हार्ड कॉपी में थी या कैसे बुक्स वगैरह में थी, तो उन सब चीजों को इकट्ठा करके ये आपका एक पोर्टल बना दिया गया। अब इसको आप कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल पर एक्सेस करके कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बताया जाता है कि इस सब चीजों को बनाने में, जान करने में 7 साल का टाइम लगा इनको डिजिटाइज करने में। ठीक है, और कॉस्ट वगैरह ज्यादा नहीं, 5 करोड़ रुपए आई हुई है वैसे देखी जाए तो, इसकी कुछ ज्यादा नहीं है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, जो गांधी राष्ट्र कला केंद्र था, इसका ये 36वां स्थापना दिवस था। उसी समारोह में जो अपने अमित शाह जी थे और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी थे, इन दोनों ने मिलके इसको किया। किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े, मतलब एशिया अपना जो द्वीप है, के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड केरल, या फोर्थ पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड। ठीक, और उत्तराखंड में जो ARIS करके एक संस्था है, ठीक है, जिसको आर्यभट्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस बोला जाता संस्थान है। ठीक है, तो उसने ये वहां पे स्थापित किया गया है। तो इसका जो पर्पज रहेगा कि जो आसमान होता है, ठीक है, तो आसमान में जो भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं जगह जगह पे, ठीक है, या फिर वहां पे कुछ स्पेस स्पेस जो यान रहते हैं वहां गए, ब्लास्ट हो गया या सैटेलाइट ब्रेक हो गई, तो उनकी वजह से वहां पे की जो मलबा वगैरह हो रहा है या फिर कुछ अदर चीजें, तो उन चीजों का वो एनालिसिस करेगी कि कहाँ पे किस तरह का है। वो सारी जानकारियां ये इस टेलीस्कोप की मदद से ये पता करेंगे। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो ये जो टेलीस्कोप है, तो ये क्या है कि 4 मीटर का एक व्यास का एक मतलब आपका एक इसमें पारा भरा हुआ है। जैसे पारा आपने देखा होगा, ठीक है, पारा भरा हुआ है इसमें। और जो पारा, ये जो ये स्लाइड जो बनी हुई है, ये इसमें क्या दर्पण लगा है, ग्लास है। ठीक है, एक तरह ग्लास बोल सकते हो। तो इसमें पारा भरा हुआ है, और इसके क्या है, ये 3 स्टेप में है। पहला स्टेप क्या है कि इसमें जैसे पारा भरा हुआ है, और दूसरा क्या है कि जो स्पेस, जैसे कुछ किसी चीज से प्रेशर आया या कुछ भी आया, तो हवा का दबाव बनेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो मोटर होगी इसमें वो चलने लगेगी। ठीक, और मोटर चलेगी तो इसमें जो आपका ये पारा है, ज्यादा डिटेल में तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, पर जितना पता है मैं उतना बता देता हूं आपको कि इसमें ये पहला जो रहेगा कि इसमें ये एक दर्पण है, सॉरी एक मिनट, हाँ, कि इसमें जैसे ये पहले एक ये आपका दर्पण रहेगा, इसमें लावा भरा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा कि हवा का प्रेशर पड़ेगा इस पर, सॉरी, हवा का प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक मोटर लगी होगी यहाँ आसपास, तो मोटर पे चलने लगेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे, अभी ये क्या आ रहा है बार बार, हम्म, जिसकी वजह से मोटर चलने लगेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा सिस्टम इसमें ये होता है कि जैसे जो दूरबीन है जो घूमता, ये जो आपका दर्पण रहेगा तरफ, तो ये दूरबीन रहेगी और तो ये जब घूमते समय जो दर्पण रहेगा,
ठीक है। तो जो दर्पण रहेगा वो दूरबीन की सतह से एक पर वाले का आकार होता है, ठीक है, वो इस तरह से मूव करते हुए ऐसे एक तरह का आकार ले लेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइटेज आ रही होगी या कुछ भी जो ऊपर से, तो उस चीज को केंद्रित करने के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। एक हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने स्पेस एजेंसी के सोलर डायनामिक्स ऑर्बिटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है, ठीक है। डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने, ठीक, किस देश की स्पेस एजेंसी? फर्स्ट भारत, सेकंड रसिया, थर्ड अमेरिका या फोर्थ चाइना? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन अमेरिका। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो उसने जो सूरज है तो उसमें यहाँ कहीं एक इस साइड पे या कहीं पे भी एक होल उसको नजर आया हुआ है, और उसकी बताया जाता है कि अगर उसकी आकार की बात की जाए तो वो जो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से कम 20 गुना ज्यादा बड़ा है ये वाला जो आपका होल बताया जाता है, और इस छेद को ही उन्होंने कोरोनल होल नाम दिया है। और देखने में अगर बात किया तो एक तरह का ये बिल्कुल डार्क सा वहां पे नजर आता है, ठीक। और यहाँ पे बोला जो उन्होंने एनालिसिस किया है कि यहाँ पे जो सनलाइट है वो भी नहीं पहुंच रही है, और इसकी वजह से जो भी अर्थ मैग्नेटिक स्ट्रॉम वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से गर्म जो गैस होती है वो निकल रही है, ठीक है। और अगर उनकी जो उन्होंने एनालिसिस किया है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्पीड वो बता रहे हैं 29 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। अगर आपको चैनल पे काफी इंपोर्टेंट नॉलेज मिली है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाए कि गवर्नमेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका किस तरह का टाइप होता है और किस किस तरह की नॉलेज पूछी जाती है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं तो वो बताने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और भी वीडियो मैंने अपलोड किए तो आप मेरे चैनल पर आके चेक कर सकते हैं और थोड़ा सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।